या आप लोकल लैंग्वेज में बात करते हो या अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो इतना कुछ उसको वैल्यू नहीं करते। मैंने जितनी लड़ाई तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए करी है ना, उतनी लड़ाई मैंने आज तक किसी और चीज के लिए लाइफ में नहीं करी है। तो लड़के के कैरियर को बहुत सीरियस लिया जाता है और लड़की के कैरियर को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। अगर एक लड़के के करियर को समय देने की जरूरत है तो एक लड़की के करियर को भी समय ही देने की जरूरत है। अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं कर रही, इसलिए शायद कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पे। मैं अपने पाँव बैठा रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पर हो सकता है, और फिर सर कोविड आ गया। अब तो 26 साल की उम्र तो मतलब बिल्कुल प्राइम है। अब अगर शादी नहीं करवाई तो कब करवाएंगे? दोस्तों 2021 की बात है, कोविड की सेकंड वेव चल रही थी और काफ़ी डेंजरस, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी लीथल वेव थी वो। और उस लीथल वेव में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारी जानें भी जा रही थी, बहुत सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे थे, बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज हो रहे थे। तो इसी बीच एक इंग्लिश की बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी थी, बहुत ही अच्छी टीचर थी, उनकी जॉब चली गई। बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी उस टाइम, उनकी भी जॉब चली गई। लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि उनको कुछ ना कुछ जॉब करनी थी, कुछ ना कुछ अर्न करना था, और उन्हें एक डाउट फैकल्टी के रूप में उस समय काम करना पड़ा। इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट था वो ये था कि अगर वो मान लो X रुपये अर्न कर रही थी तो सीधा बाई 10 हो गया, यानी कि अगर 10,000 रुपये अर्न कर रही थी तो सीधा आ गई 1,000 रुपये। उसी समय, बिकॉज हमारे समाज में ये भी होता है कि लड़कियों के लिए एक एज के बाद शादी एक प्रायोरिटी बन जाती है फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फैमिली का एक प्रेशर भी था कि अब ठीक है, जो भी हो गया सो हो गया, अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। और लगातार शादी का प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा था। बहुत ही टफ सिचुएशन थी, बहुत ही, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बहुत ही मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन थी उनके लिए। और इसी बीच उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है। और उसी एक डिसीजन की वजह से वो पर्सन आज इंग्लिश में बैंकिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ी फैकल्टी है, बहुत बड़ा नाम है, और आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। किंजल मैम, आपका इस स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने इंट्रोडक्शन सर बहुत ही अच्छा दिया, मुझे दिल से इतना अच्छा लग रहा है। किंजल मैम, थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसा रहा आपका बचपन? सर तो मैं पैदा कच्छ गुजरात में हुई थी। जब मैं 8-9 महीने की थी तो मेरी फैमिली जो काम था वो छत्तीसगढ़ में था, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर हम शिफ्ट हो गए वापस जब मैं 8-9 महीने की थी। मैं जहाँ से हूँ, मैं जिस शहर से हूँ, वो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ को माना जाता है कि छोटा स्टेट है। फिर उसका कैपिटल रायपुर से 60-70 किलोमीटर्स दूर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है धमतरी। टाउन है वो, मैं वहाँ से हूँ। वो ऐसा टाउन है जहाँ पर जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पर 3 ही स्कूल थे जो इंग्लिश मीडियम थे। उन 3 स्कूल में एक CBSE था, एक मध्य प्रदेश बोर्ड था और एक ICSE था। 2011 इनफैक्ट वो साल था जहाँ पे हमने पहली बार वहाँ पे 5 माले की एक बिल्डिंग देखी जिसमें लिफ्ट थी। तो मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर लड़कियों का आगे बढ़ना इस तरीके से इज़ वेरी रेयर, और वो इतनी छोटी सी जगह है कि आप अगर शहर में कहीं पे भी फंसे हुए हो अपने घर से 5-7 किलोमीटर दूर, कोई ना कोई आपको कोई आदमी ऐसा होगा जो जान रहा होगा कि आपके पिताजी कौन है और आप कहाँ से हैं। वैसे आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या था, वो क्या करते थे? सर तो मेरे पापा जो हैं वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। यू नो हाउ इट इज़ फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, अ लॉट ऑफ फंड इज नीडेड आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए। और मेरी मम्मी जो हैं वो पहले तो होम मेकर थी, बट आफ्टर 3 किड्स और हम सभी का एजुकेशन हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो उसके बाद शी हैड टू गो अहेड एंड शी इज़ ऑल्सो अ टीचर। वो टीचर अच्छा, उन्होंने उसके बाद पढ़ाना शुरू कर हाँ,
उन्होंने वो, क्योंकि 3 बच्चों को ऐसे पढ़ाना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो उन्होंने उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करा ताकि वो फैमिली में अपना सपोर्ट ला सकें। हमारे इंडिया में जैसे आपने कहा कि 3 बच्चों को पढ़ाना, हम भी 3 भाई बहन थे, 3 अच्छा। भाई थे इनफैक्ट। हाँ तो 3 बच्चों को पढ़ाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, और हाँ। मुझे लगता है दोनों पेरेंट्स की पूरी इनकम, पूरी जमा पूंजी, पूरा उनका जीवन ही लग जाता है उनको पढ़ाने में। तो मैम ये बताइए, आप टीचिंग फील्ड में कैसे आई? पहले हाँ। से ही आपका टीचिंग में इंटरेस्ट था या कोई ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? सर, तो क्या हुआ कि जब मेरी मम्मी ने एज अ टीचर स्टार्ट किया था, तो प्राइवेट स्कूल में वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, तो अक्सर टीचर्स ऐसे करते हैं कि शाम को वो अपने घर पे ट्यूशन्स ले लेते हैं। तो मेरी मम्मी शाम को ट्यूशन्स पढ़ाती थी और मैं उनके साथ ट्यूशन पढ़ाती थी साथ में मिलके उनके। तो जब मैं 7th या 8th में थी तब से शायद मैं पढ़ा रही थी छोटे बच्चों को ऐसे घर पे ट्यूशन्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो रही थी, फिर मैंने अपना जब कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने कैट का एग्ज़ाम लिखा था, और कैट के एग्ज़ाम में मुझे Tier 2 कॉलेजेस मिल रहे थे, Tier 1 कॉलेजेस नहीं मिले। और मुझे उस टाइम किसी ने बोला कि आप अगर काम नहीं करोगे तो वर्क एक्स काउंट नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। तो जब ये कहा मुझसे किसी ने, तो मैंने सोचा नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी ढूंढने की जब बात आई तो मेरी मम्मी ने ही मुझे सजेस्ट किया कि भिलाई छत्तीसगढ़ का बड़ा एक शहर है जहाँ पे काफ़ी कोचिंग्स है, तो तुम वहाँ पे कहीं पे अप्लाई कर दो। और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट करी। ओके, तो आप टीचिंग ट्यूशन की फॉर्म में पहले कर रहे थे, हाँ फिर जब कैरियर का डिसीजन आया तो आपने सोचा कि हाँ वहाँ पे जाके मैं ट्यूशन कर लेती। ओके, पर इंग्लिश कहाँ से आया? हाँ सर, इंग्लिश में ऐसा है कि बचपन में मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि मैंने जितनी लड़ाई तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए करी है ना, उतनी लड़ाई मैंने आज तक किसी और चीज़ के लिए लाइफ में नहीं करी है। और फॉर अ वुमेन टू से दैट, जिसने लाइफ में सोचा नहीं था कि वो वर्किंग वुमेन रहने वाली है, वो वर्किंग वुमेन बनी, सब कुछ किया उसने। पर अगर वो ये कहती है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है टू गेट यू एडमिटेड इनटू दिस एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जो हैं वो उस टाइम पे एक अलग सोच से आते थे। उन्हें लगता था कि हिंदी मीडियम भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, वर्नैक्युलर लोग आगे बढ़ते ही हैं। पर मेरी मम्मी वो गुजरात में पढ़ी हुई हैं, तो उन्हें ऐसा लगता था कि इंग्लिश मीडियम इज़ आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में। तो जब मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला था तो मेरे ऊपर बचपन से वो प्रेशर था कि आपको अंग्रेज़ी अच्छी आनी ही चाहिए। फिर बाद में जब मैं बड़ी भी हो रही थी तो मैं अपने कज़न्स वज़न्स को मिलने के लिए जाती थी अहमदाबाद और सब जगह पे। तो मेरे कज़न्स मुझसे उम्र में बड़े ही थे हमेशा, तो वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते थे। तो मैं साल भर प्रिपेयर करती थी, साल भर मैं इंग्लिश में ही बात करती थी अपने स्कूल में। मैं स्टेट बोर्ड स्कूल से हूँ, मैं स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल से। मैं साल भर वहाँ पे इंग्लिश में बात करती थी। मुझे काफ़ी लोग टीज करते थे जब टीचर्स कहती थी ना कि अब से इंग्लिश में ही बात करनी है, तो लोग कहते थे अच्छा तुम तो अंताक्षरी में पार्टिसिपेट कर रही हो, तुम तो गाना भी इंग्लिश में गाओ। और मैंने सर गाया है गाना अंग्रेजी में, हिंदी गाने को ट्रांसलेट कर करके। तो वो काफ़ी प्रिपरेशन मुझे ऐसा लगता है हेल्प करा मुझे ओवरऑल इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में। जैसा आपने कहा ना, ये काफ़ी ट्रू है, दोनों तरह से ट्रू है। एक तो इंग्लिश एक नेसेसिटी है आज के टाइम में, ग्लोबल लैंग्वेज है, और अगर हमें इंग्लिश आती होती है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई बार लोग आपको जज करते हैं। अगर आप अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो माना जाता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप एकम्प्लिश इंसान हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है। एक परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। अगर आप अच्छा इंग्लिश में नहीं बोल पाते, या आप लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, या अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो इतना कुछ उसको वैल्यू नहीं करते लोग। तो दोनों तरीके से मैंने देखा है कि जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हो तो जो बाहर की दुनिया है वो आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखती है कि यार ये कॉन्फिडेंट, जबकि आप अपनी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंट हो सकते हो। और मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, तो मैं जिस कोचिंग में तैयारी कर रहा था
उसमें इंग्लिश में पढ़ाई होती थी पूरी, जो टीचर्स पढ़ाते थे प्योर इंग्लिश में पढ़ाते थे। और मैं आया था हिंदी मीडियम से, मैं भी स्टेट बोर्ड से यूपी बोर्ड से पढ़ के आया था, हाँ। प्योर हिंदी मीडियम में। अब मुझे इंग्लिश समझ में तो आती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, कुछ नहीं बोल पाता था। तो होता ये था कि जब क्लास हो रही है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ डाउट आ गया, तो अब डाउट कैसे पूछूं, क्योंकि मैं अगर पूछूंगा डाउट तो सब लोग मेरी तरफ देखेंगे और जो भी मैं बोलूँगा लोग हंसेंगे, लोग मुझे जज करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे साल कोई डाउट नहीं पूछा अपनी कोचिंग में, एक भी डाउट नहीं पूछा। और मुझे याद है मेरे साथ एक और बच्चा था यूपी बोर्ड का, वो तो 2-3 महीने में ही कोचिंग छोड़ के चला गया। क्योंकि हम इतने कॉन्शियस होते हैं, जो हिंदी मीडियम से लोग आते हैं वो इतने कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो मुझे जज किया जाएगा, या अगर इंग्लिश में मैंने बोला और कुछ गलत हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम क्यों दूसरों के बारे में सोचें, क्यों सोचें कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, क्या बातें होंगी, क्यों ही सोचें। भाई मेरा गोल है, मुझे आईआईटी क्लियर करना है, तो मैं पूछूंगा जिस लैंग्वेज में पूछना है मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम तो मेरा हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। तो ये मुझे लगता है कि जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी जर्नी में, कि अपनी भाषा को अपनी कमज़ोरी मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम से आए उठ के और आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ हैं या बड़ी बड़ी कंपनी में सीनियर पोजीशंस पे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो लैंग्वेज मैटर करता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। यस। पर मैम इंग्लिश में मैं आई वॉज क्यूरियस कि जब आप ये कर रहे थे, एंड स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं अहमदाबाद जाऊंगी, कजन से मिलूंगी, तो अच्छी इंग्लिश बोलनी है मुझे, तो धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही होगी। तो आप कॉन्फिडेंट फील करते थे? मतलब सर बहुत बहुत कॉन्फिडेंट फील करती थी इन द एनवायरनमेंट दैट आई वाज इन। मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी उस स्कूल में तो सर मतलब जैसे आप ये वाली बात बता रहे थे कि इंग्लिश और ऐसे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और इसका भी डिफरेंस होता है। जैसे मेरे सर 10th में मैथ्स में 96 मार्क्स आए हैं। मैंने आज तक लाइफ में जितने लोगों को बताया है, 90% लोगों ने मुझसे कहा है तुम तो स्टेट बोर्ड में थी। मुझे इतना बुरा लगता है कि फिर भी 96 आए थे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। स्टेट बोर्ड के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। तो पर हाँ, तो वहाँ पे स्कूल में मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करती थी कि मुझे लगता था कि मुझे एक ऐसी चीज़ आती है जो मेरे आसपास किसी को नहीं आती या 1-2 लोगों को ही आती है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ करती थी कि मुझे लैंग्वेज ने इतना अट्रैक्ट किया था, रीडिंग एज अ हैबिट ने, कि मैं अपने समर वेकेशन में साइंस और एसएसटी और इंग्लिश, इनकी बुक्स जो होती थी वो पहले से पूरी पढ़ लेती थी और ताकि साल भर मैं आराम से रह सकूं। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, अगर हमारे पास समय है तो। मेरी क्लास 6 में मेरी इंग्लिश टीचर थी, जो मेरी क्लास टीचर भी थी। हमारे समाज में, गुजराती समाज में, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन से बच्चे के हाईएस्ट नंबर आए हैं 6th में, 5th में, इस तरीके से। तो मेरी मम्मी जब रिजल्ट लेने गई तो मेरी मम्मी ने कहा कि अरे ये टॉप 10 में है पर टॉप 5 में नहीं है, टॉप 5 में रहेगी तभी तो कंपटीशन में फर्स्ट आएगी किसी। तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी उस पॉइंट पे, और मेरी क्लास टीचर शायद ये समझ गई कि ये घर जाके काफ़ी डांट वाट खाने वाली है बच्ची, तो उन्होंने हमें बैठा के रखा। उन्होंने हमें 10-15 मिनट बैठा के रखा कि मैम आप 10 मिनट बैठिए, ये और रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर कुछ पेरेंट्स आए, रिजल्ट लेके चले गए। उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी से कहा था कि आप जैसे इस रिजल्ट को देख रही हैं कि ये 7th या 8th आई थी मैं क्लास में रैंक वाइज, आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने बच्चे हैं हमारी क्लास में ये सारे रट के आंसर्स लिखते हैं, और किंजल का पेपर चेक करने में हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किंजल खुद से आंसर्स लिखती है, तो काफ़ी ग्रामर मिस्टेक करती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी करती है, पर उसने एग्जैक्टली जो सुना है क्लास में बैठ के वो वही लिखती है अपने आंसर पेपर में। तो हमें सबसे अच्छा लगता है, सबसे आनंदमय लगता है उसके पेपर को चेक करना। और ऐसा बच्चा जो है वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा,
जो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखता है एज कम्पेयर टू समवन जो रट रट के फर्स्ट आ रहा है या सेकेंड आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी चीज़ को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना कि ये मुझे समझना है, सीखना है, हाँ तो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। और जब आप किसी चीज़ को रटते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में रहती है, उसके बाद आपकी मेमोरी से, आपकी बॉडी से चली जाती है वो। तो जितने भी मैंने सक्सेसफुल लोगों को देखा है, व्हेन दे रीड दे एन्जॉय इट एंड दे वांट टू लर्न। उसमें से जो चीज़ें वो सीख पाते हैं सीखते हैं, बट वो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे होते हैं कि मुझे कुछ याद करना है, याद रखना है। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हैं बिकॉज वो क्यूरियस होते हैं, वो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। और मैं अक्सर बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, जब आपका इंटेंट होगा कि यार ये लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे काम आएगा, मैं इसको समझ लेता हूँ, वो लोग सीखते भी हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपने कहा कि जो आपका नेचर था, हाँ। और आप आज यहाँ बैठे भी हो। नहीं सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ऑब्जेक्टिवली ही हर चीज़ को देखना चाहिए। बिल्कुल। मैम एक और चीज़, अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज में थे, हाँ। और जो आपने बैकग्राउंड बताया, तो उस टाइम आपका शादी का, फैमिली का ऐसा प्रेशर आना शुरू हुआ होगा? किस स्टेज पे आपको एक होता ना फैमिली का प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि यार अब हो गई पढ़ाई, अब शादी के बारे में सोचो, कब शुरू हुआ ये? सर तो जब मैं कॉलेज में थी, मैं जब सेकेंड ईयर में आई तो बहुत सारे हमारे आसपास के लोग थे जिनकी सगाई होना स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, कॉलेज में जो लोग थे? सेकेंड ईयर में जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह थे, उसमें हमें फ़ोन में ऐसे बताते थे कि मेरी उम्र की लड़कियों की सगाई हो रही है और शादी हो जाएगी थर्ड ईयर तक। तो अराउंड थर्ड ईयर इटसेल्फ मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया था कि अच्छा, शादी करो, तो शादी ये करो। कैसे आता था प्रेशर? सर वो एक बहुत ही वियर्ड सोच है इंडिया में, बट है कि 2 साल तो लगता है सब कुछ मतलब कवर करने में। बेसिकली मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, गुजरात में, कच्छ में, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि सगाई कर लेते हैं लोग और फिर उसके साल भर बाद, 2 साल बाद शादी करते हैं। अच्छा। तो मुझसे कहते थे कि अगर तुम अभी लड़का देखोगी थर्ड ईयर में तो तुम्हारी 1 साल में समझ आएगा कोई लड़का, फिर सगाई करेंगे, फिर उसकी 1-2 साल बाद शादी होगी। तो ये 5 साल का एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसको तुमको अभी से स्टार्ट करना है। पर मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लगता था कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज में डिसाइड करना चाहिए कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है। हम बहुत ही मैच्योर और बहुत ही इनडिसाइसिव होते हैं। दूसरा, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मैंने शायद 2 महीने तक की मेरी मम्मी से बात नहीं करी थी फ़ोन पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़का देख कर आई थी और वो चाह रही थी कि मैं उससे शादी कर ही लूँ। और मैं बहुत ही स्टैंड लिया था मैंने अपने लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, कि मैं फर्म थी मैं बहुत, कि मैं इस बंदे से नहीं शादी कर सकती। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कॉलेज में। तो सर मुझे लगता है कि कैसे आपने इसको कैसे रेजिस्ट किया? मम्मा को कैसे आपने कन्विंस किया कि मुझे नहीं करनी है? मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत अच्छे से कन्विंस किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर मैंने 1-2 महीने तक के मेरे पेरेंट्स से बात नहीं करी फॉर समथिंग, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी बच्चे का अपने माँ बाप के साथ कोई भी ऐसा फेज़ आना चाहिए लाइफ में जिसमें वो अपने पेरेंट्स से 1 महीने या 2 महीने ना बात करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि मैं अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं कर रही हूँ, इसलिए शायद कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पे। और तब फिर मैंने डिसाइड किया था थर्ड ईयर में कि मैं कैट का एग्जामिनेशन लिखूंगी और फिर किसी अच्छे कॉलेज से MBA कर लेंगे, तो कॉर्पोरेट लाइफ तो काफ़ी सेफ और सिक्योर लाइफ होती है। तो इनफैक्ट आई रोट कैट एग्जामिनेशन इन माई लास्ट ईयर, और फिर उसके बाद वो खैर अलग कहानी है। तो जो आपने कहा मैम, ये मैंने बहुत देखा है, हम पेरेंट्स के बारे में अक्सर बोलना शुरू कर देते हैं कि, या सोचना शुरू करते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं कि पेरेंट्स मान लो हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, जैसे आपके केस में शादी के बारे में सोच रहे हैं या कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं, और हम जज करना शुरू कर देते हैं कि पेरेंट हमें नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स
से ज़्यादा एक अपने बच्चे को कोई नहीं समझता है। हाँ। और पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने दुनिया देखी होती है, इसलिए वो एक स्टेप आगे सोच रहे होते हैं कि कल को ये ऐसे ख़राब ना हो जाए, ये दिक्कत ना आ जाए, ये प्रॉब्लम ना आ जाए। मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि हमारी लड़कियों के साथ हमारे देश में जो लड़कियां हैं, और बहुत मुझे लगता है कि बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं, बहुत जिनके ड्रीम्स हैं, जिनके सपने हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन अक्सर जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, जिस तरह हमारी सोसाइटी चलती आ रही है, वो एक बहुत बड़ा हर्डल है हमारी लड़कियों के लिए। क्योंकि एक एज के बाद एक सोसाइटी में एक जनरल एक परसेप्शन होता है, एक जनरल एक थिंकिंग है कि यार ये एज हो गई लड़की की, अब इसकी शादी के बारे में सोचना शुरू करो, जैसा आपने बताया अभी। और वहीं से लड़की के जो ड्रीम्स हैं, उनके जो सपने हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, एस्पिरेशंस हैं, वहीं से वो दबनी शुरू हो जाती हैं। भाई लड़कों के साथ आप ऐसा क्यों नहीं करते, लड़कियों के साथ ही क्यों? तो लड़के के कैरियर को बहुत सीरियस लिया जाता है और लड़की के कैरियर को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। और जनरली थिंकिंग यही होती है कि ठीक है, पढ़ लेंगी, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद तो शादी होनी है, तो सोचना शुरू कर दो ग्रेजुएशन में ही। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हमारी लड़कियां अच्छे से पढ़ लेंगी तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, उस बारे में ना कोई सोचता है, ना कोई डिस्कशंस होते हैं। हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं पूरे घर को मैनेज करती हैं, पूरी फैमिली को मैनेज करती हैं, फैमिली के सारे लोगों को, बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर और बड़े जो होते हैं दादा दादी, उनको भी मैनेज करती हैं, पूरे फाइनेंसेस मैनेज करती हैं, पूरा वेजिटेबल्स, खाना पीना सब मैनेज करती हैं, सारे रिलेटिव्स को मैनेज करती हैं। तो भाई वो बिजनेसेस भी मैनेज कर सकती हैं, वो कंपनी में कोई भी जॉब मैनेज कर सकती है। लेकिन ये डिस्कशन नहीं होते हैं। इस तरह देखा जाता है कि लड़की की एक एज हो गई है तो अब इसके लिए लड़का ढूंढो और भेज दो। और मैंने ये भी देखा है कि चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि एक एज हो गई, उनकी शादी कर दो, बट उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होता है? शादी हो गई, लड़की दूसरे घर में चली गई, थोड़े दिन तो सब ठीक रहता है और उसके बाद जो भी यूजुअल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो चालू हो जाते हैं। उस अप्स एंड डाउन्स में जब लड़की का कैरियर सेट नहीं होता, वो फाइनेंशियली उसके पास कुछ पावर नहीं होती, कोई इनकम नहीं होती, तब वो अपने आप को हेल्पलेस फील करती है, वो चाह के भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। जबकि अगर पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वो कहीं जॉब करती है, तो अगर फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन आ गई है तो वो खड़े होकर सपोर्ट कर सकती है फैमिली को, वो कुछ अर्न कर सकती है, या किसी वजह से अगर हस्बैंड की जॉब चलेगी तो वो खड़े होकर सपोर्ट कर सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर एक पढ़ी लिखी महिला घर में है जिसने अपना कैरियर बनाया है, वो अपने बच्चों के कैरियर पे भी फोकस कर सकती है और उनके लिए भी बहुत अच्छा कैरियर बना सकती है। लेकिन हमारे समाज में ये चलता जा रहा है और इसको इस तरह ही देखा जाता है कि ये तो एक पुराना बिलीफ है, पुरानी थिंकिंग है, और वो सब आगे चीज़ें चलती जा रही है। सर बताए, जब ये मैं फेस कर रही थी शादी वाला अपना स्ट्रगल, तो मैंने एक चीज़ देखी कि सबसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं कि शादी करवा दो समय पे। जो सबसे बड़े शहरों में रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं हो रहा है तो कम से कम शादी ही करवा लो। ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर एक लड़के के करियर को समय देने की ज़रूरत है तो एक लड़की के करियर को भी समय ही देने की ज़रूरत है। आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कॉलेज से निकलते ही कोई बिल्कुल बेहतरीन करियर में स्विच हो जाएगा। समय आपको दोनों जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही। और आप एक और बात बता रहे थे कि हम मम्मी पापा को कई बार समझ नहीं पाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और मुझे लगता है कि काश कोई तरीका होता कि उस उम्र में हमें या तो कोई समझा दे कि वो सही सोच रहे हैं तुम्हारे लिए, या तो उन्हें कोई समझा दे कि आप जो सोच रहे हो वो गलत नहीं है, पर वो भी जो सोच रही है वो भी गलत नहीं है। किंजल, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि जब आप उस फेज़ में होते हो ना जहाँ पे आपको कैरियर बनाना है, आप जस्ट कॉलेज में होते हो, कॉलेज से जस्ट बाहर निकल रहे हो या निकल चुके हो, तो आप खुद बहुत परेशान होते हो, खुद फिगर आउट कर रहे होते हो। आपके इतने सारे डाउट्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इतने सारे चैलेंजेस होते हैं उस टाइम।
लेकिन उसी टाइम पेरेंट्स को भी आपकी चिंता होती है, वो भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि अब शादी कर लेते हैं या इस डायरेक्शन में सोच लो। और कई बार ये इसलिए भी होता है कि वो आपको एक कंफर्ट देना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, आप शादी कर लेना। लेकिन यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। जब आप इनसिक्योरिटीज़ में हो, आप सेल्फ डाउट में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, उस टाइम आपको सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट सिर्फ इतना चाहिए कि कोई आके आपको बोल सके कि मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, आप करो जो करना है। बस ये ध्यान रखना, हम आपके साथ हैं, हम आपको प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं और आपके साथ है। बस ये चीज़ अगर पेरेंट अपने बच्चे को बोल देना, बच्चा कुछ भी कर जाएगा। सही कह रहे हैं आप। तो किंजल, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में जो बोला कि कोविड आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या हुआ कोविड के टाइम में? सेकेंड वेव में क्या हो रहा था? आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? सर, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं भिलाई के कोचिंग में जॉब कर रही थी। मैं जब वहाँ पे उस भिलाई के उस कोचिंग में जॉब कर रही थी 2017-18 में, उस टाइम पे मेरा बस लाइफ काफ़ी मोनोटोनस बस चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं एक और बार कैट का अटेम्प्ट दूंगी और मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर मेरा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था कैट का, उसमें मेरे स्कोर और ख़राब आए थे, तो वो ऑफ कोर्स नहीं हो पाया। फिर बाद में आई स्विच्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन में जब मैं गई तो मुझे थोड़ी होप लगी विद दिस करियर। सबसे पहले तो मुझे कॉन्फिडेंट होना कि मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। तो जो मैंने 1 साल एक भिलाई के इंस्टीट्यूशन में काम किया था, वहाँ मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला था। मुझे बाद में जब मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूशन में गई तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे, और मैं क्लैट के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, तो वो वहाँ पर वो जो स्टूडेंट आते थे वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे पढ़ाई वगैरह में। तो वो वहाँ पे मैंने ये सब सीखा कि कैसे हमें रिसर्च वर्क करना है, कहीं भी जाने से पहले प्रिपेयर होना है, या एज अ टीचर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या ऑफलाइन में कैसे मैनेज करना, स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करना वगैरह वगैरह। तो बस मैं अपने करियर में थोड़ा सेटल्ड फील कर रही थी कि नहीं, मैं अपने पाँव बैठा रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पर हो सकता है। और फिर सर कोविड आ गया। जब कोविड आया तो मैं अपने घर गई थी, तो मुझे लगा था कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, और मुझे लगता है इंडिया में कई सारे लोगों को लगा था कि हम 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। मैं कोविड में घर गई, और पहले 1 महीने तो हमारी सैलरी भी आई, 1-2 महीने। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम इंस्टीट्यूशन बंद हो गया था, तो हम काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चाहें तो आप डाउट फैकल्टी बन जाएं, क्योंकि जो मैं तब ऑफलाइन में ही पढ़ा रही थी, तो उनका जो ऑनलाइन मॉडल था इट वाज रनिंग। और तो उन्होंने बोला तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए आप डाउट फैकल्टी बन जाएं, और आपको बहुत ही कम में, जैसा आपने बताया कि सैलरी का 1/10 से भी अगर कम कुछ हो सकता है, तो उतना मिल रहा था मुझे उस टाइम पे ऑफ द सैलरी। और मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि आई हैव 2 यंगर सिबलिंग्स, और मुझे हमेशा मतलब आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड कि मैं उनकी पढ़ाई लिखाई में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं किसी ना किसी तरीके से। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि फॉर समवन जिसने लाइफ में हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, पढ़ाई हो या किसी भी चीज़ में, और टू गेट टू बी इन अ प्लेस जहाँ पर आपको, मुझे घर पे काफ़ी ताने सुनाए जाते थे कि देखो तुमने अपनी लाइफ के साथ बहुत अच्छा नहीं किया। अगर तुम ठीक ठाक भी अपनी लाइफ में करती, या तुम कोई ऐसा नौकरी ले लेती IT सेक्टर टाइप का कुछ, तो अभी तुम एम्प्लॉयड होती। कई लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, पर आज की डेट में क्योंकि तुमने ये टीचिंग एज अ करियर चूज करा, तो इट इज़ नॉट दैट रिवॉर्डिंग। और फिर ऑफ कोर्स वो 1 साल तक के कोविड हो गया, एंड आई टर्न्ड 26 एट दैट पॉइंट, कि 25 में कोविड आया, और फिर फर्स्ट वेव जैसे ही हुआ तो आई टर्न 26। और मुझे लगता है कि व्हेन आई टर्न 26, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग शॉक कि मेरे पेरेंट्स को ऐसे लगने लग गया कि अब तो वी आर ऑलरेडी लेट। अब तो 26 साल की उम्र तो मतलब बिल्कुल प्राइम है, अब अगर शादी नहीं करवाई तो कब करवाएंगे। और उस टाइम पे जब कोविड फर्स्ट वेव चली गई थी,
मैं कोविड इन्फेक्टेड थी फर्स्ट वेव में। कोविड इन्फेक्टेड था फर्स्ट वेव में? फर्स्ट वेव में मैं कोविड इन्फेक्टेड थी। मैं क्वारंटीन में थी, मैंने वो सारी दवाइयाँ वगैरह खाई थी। और फर्स्ट वेव में जब इन्फेक्टेड थी सर, तो हमारा एक ही फ्लोर का मकान है, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे। तो धमतरी में मैं अपने रूम से छत तक के जाती थी ना, तो मैं हाफ जाती थी और मैं ऊपर जाके छत पे सो जाती थी। मैं इतनी वीक हो चुकी थी उस पॉइंट पे। और कोविड सेकेंड वेव आया फिर कुछ महीनों में, और जब कोविड सेकेंड वेव आया तो वो और ख़तरनाक था, वो और ज़्यादा डेडली था। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को शायद जीवन की परवाह होती है कि हम जिंदा बच जाएं। और उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स का ऐसा डिसीजन था कि वो मुझे हम दूसरे स्टेट लेकर गए, अहमदाबाद लेकर गए, छत्तीसगढ़ से गुजरात। और वो वहाँ पे हम ये शादी के लिए जो प्रपोजल्स आते हैं वगैरह, तो मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। कोविड की सेकंड वेव के टाइम पे? कोविड की सेकंड वेव के टाइम में सर। अच्छा, आप ट्रेवल करके अहमदाबाद आए? हाँ। और आप लड़कों से मिल रहे थे शादी के दिन टैक्स में? और जब मैं ट्रेन में आ रही थी तो वो कुछ 24 घंटे के आसपास का सफ़र है वो ट्रेन का, 20 घंटे का तो है ही, 18-20 घंटे का। तो वो तब मैं ऐसे दिन रात मैंने ट्रेन में मास्क पहना हुआ था। अच्छा। मैंने कुछ छुआ नहीं ट्रेन में, मैं अपनी सीट से कहीं नहीं गई हिल के। और ऑन टॉप ऑफ इट उस ट्रेन में रात में एसी चल रहा था, और क्योंकि कोविड सेकेंड वेव था तो एसी डब्बे में ब्लैंकेट्स भी नहीं थे। तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी और मुझे लिटरली उस पॉइंट पे ये लग रहा था कि हो सकता है कि मुझे इस बार फिर से कोविड में इन्फेक्टेड हो जाऊं, और अगर मैं इस बार इन्फेक्टेड हुई तो मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। मुझे अंदर से इतनी वीकनेस फील हो रही थी। बट मेरे मम्मी पापा की अलग प्रायोरिटी थी। मैं वहाँ अहमदाबाद जाके मैं ये सब मैंने किया, और वो मुझे लगता है मैंने लाइफ में इतना लो कभी नहीं फील किया था। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगी वगैरह वगैरह। उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरा सेल्फ वर्थ कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ आई एम जस्ट अ गर्ल चाइल्ड एंड आई एम सपोज टू गेट मैरिड एनी हाउ, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक। नहीं तो कोई नहीं सोचेगा कि सेकेंड वेव में ट्रैवल करना और जाना फिर वापस आना। हम जब ट्रैवल करके वापस आ रहे थे तो दोनों जगह, गुजरात में भी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी ये लॉकडाउन लग गए थे। दोनों जगह लॉकडाउन था? हाँ। और दोनों जगह पे सर ट्रेन हमारी थी बिल्कुल खाली। हम यहाँ से गए तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लग गया, हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ लॉकडाउन लग गया। और मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे बस पता नहीं गॉड समहाउ गेव मी दैट स्ट्रेंथ कि मुझे दूसरी बार इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड मतलब सिचुएशन है। और मैं पर्सनली, मेरी बॉडी आई थिंक मैं बहुत ही वीक हो गई थी फर्स्ट वेव इटसेल्फ में। तो ये तो मैम काफ़ी लो मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ का। कैसे रिकवर किया आपने, और कैसे वापस कैसे आए ट्रैक पे? सर तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि तो मैं उस टाइम पे एक लड़के से देखने उसके मम्मी पापा आए थे, और वो लड़का बस उसकी एक गवर्नमेंट जॉब थी, और मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत, सर गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है कि आप किसी को बुरा फील करवा दें। तो उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था? हाँ सर, मैं उस लड़के की मम्मी से मिली थी, और उस लड़के की मम्मी ने जिस तरीके से मुझसे बात, तो आई वॉज 26 ईयर्स ओल्ड, तो उस लड़के की मम्मी, जो मैं बहुत ही पढ़ी लिखी इंसान हूँ, और मेरे माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, मेरी मम्मी वर्किंग है, मेरे पापा अच्छी सोसाइटी के साथ आते जाते हैं, और वो लड़के की माँ मुझसे कह रही है कि तुम 26 साल की हो, तुमने अभी तक की शादी नहीं करी। और वो मुझे इतना बुरा लगा था कि मैं एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती थी, मतलब अभी कोविड है तो नहीं पढ़ा रही हूँ, वरना मैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही थी, और मैंने इन्वेस्ट किया है अपने आप में, मैंने ये सब स्किल लर्न किया है। तो आप कैसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? और 26 कोई बहुत बड़ी उम्र भी नहीं होती है शादी करने की। ऐसा मुझे बहुत ही बुरा लगा था।
उस टाइम पे मैं काफ़ी रोई थी, वो चले गए थे उसके बाद। तो उस टाइम पे मेरे जो मामा जी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि अ, मैं उनसे यही कह रही थी जो मैं अभी आपसे कह रही थी कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा सेल्फ वर्थ कुछ नहीं है क्या, ये वो मैं उनसे कह रही थी, आई वॉज कंप्लेनिंग। तो उन्होंने जेन्युइनली मुझसे एक सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि डू यू थिंक यू आर अ गुड टीचर? तो मैंने कहा हाँ, मैं अच्छी टीचर तो हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम एक अच्छी टीचर हो तो तुम जिस भी फील्ड में बहुत अच्छे हो, अपने आप को इतना लायक बनाओ कि कोविड हो कुछ भी हो, तुम्हारा 2 स्क्वायर ऑफ मील का अरेंजमेंट होना चाहिए। तुम अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। और अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो और अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारा विजन लिमिटेड नहीं हो सकता। तुम्हारा विजन ये नहीं हो सकता कि अरे मुझे तो रायपुर की अच्छी टीचर बनना है या मुझे तो भोपाल की अच्छी टीचर बनना है। तुम्हारा विजन होना चाहिए कि मुझे इंडिया की बेस्ट टीचर बनना है। तुम्हारा विजन होना चाहिए कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जाऊँ। और फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि ये कोविड, मैं बस घर पहुँचूँ, मैं घर पहुँचने के बाद आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ। ये कोविड है, ठीक है, कोई बात नहीं, अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग, आई विल फाइंड अ वे टू गेट एम्प्लॉयड अगैन। और मैं जितनी कोशिश होगी मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, पर मैं ये करियर अपना बना लूँगी ताकि मुझे अगली बार किसी लड़के की माँ छोड़ो कोई ना मुझे बोल पाए कि तुमने अभी तक की क्या किया लाइफ में। वेरी इंस्पायरिंग मैम, वेरी इंस्पायरिंग। और इसमें ना कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है शादी कर लो, जॉब तो चलती रहेगी, या कई बार क्या होता है लड़के वाले बोलते हैं कि ठीक है अभी हम शादी कर लेते हैं, अभी आप जॉब मत करो, 6 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन फैक्ट ये है मैम कि अगर डेटा देखें तो शायद ही कुछ महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी जो शादी के बाद करियर शुरू कर पाती हैं। एक बार ब्रेक लग गया ना और शादी हो गई, और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है 1-2 साल के अंदर बच्चे भी हो जाते हैं। तो एक बार आपका बेबी हो गया तो आपका करियर गया। और ये कहने वाली बातें होती हैं कि शादी कर लो उसके बाद अपना करियर कर लेना। लड़के वाले तो कह रहे हैं कि हाँ बाद में शादी कर सकते हो, बाद में करियर अपना बना सकते हो, जॉब कर सकते हो। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। हाँ। प्रैक्टिकली यही होता है कि अगर आप शादी से पहले आप जॉब नहीं कर रहे हो तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी शादी के बाद भी कोई जॉब आपकी होने वाली है नहीं, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। पूरा आपको हस्बैंड का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, रिलेटिव्स का ध्यान रखना है, फाइनेंसिस का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। तो मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगा कि शादी से पहले अपना करियर बनाओ, जिद करो, ये तुम्हारा राइट है, तुम्हारा हक है, क्योंकि नहीं पता शादी के बाद क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी, फैमिली की क्या फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी, क्या अप्स एंड डाउन्स होंगे, तुम्हारी हस्बैंड के साथ कितनी बनेगी। और एक ये चीज़ किंजल मैंने ये भी देखी है कि जब एक लड़की अच्छा अर्न कर रही होती है, अच्छे करियर में होती है, अच्छी जॉब में होती है, तो उसकी एक अलग ही रेस्पेक्ट होती है इन द फैमिली, क्योंकि वो घर में इनकम लेके आ रही है, हाँ, घर में कुछ धनराशि लेके आ रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सभी लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि यार कैरियर फर्स्ट। शादी से कुछ चेंज नहीं होने वाला, बहुत सारा बोझ आपके सर पे आने वाला है। अगर आप अपना कैरियर बना लोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो उस सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आप ज़्यादा रेडी होगे। और लाइफ में जो भी आगे डिसीजंस होंगे, कई बार क्या होता है शादी के बाद हम तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं कि शादी होगी, हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, सारी चीज़ें बढ़िया चलेंगी। वो भी ट्रू नहीं है। कई बार हमारे डिफरेंसेस होते हैं, हस्बैंड वाइफ की अच्छी ट्यूनिंग नहीं हो पाती, और उस केसेस में लड़कियों का सबसे बड़ा फियर होता है, सबसे बड़ा डर होता है कि अगर मैं अलग हुई तो मैं सरवाइव कैसे करूँगी, कैसे जीऊँगी, मैं क्या खाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, अपने पेरेंट्स के पास जा नहीं सकती, क्योंकि उनका एक हर पर्सन का एक सेल्फ एस्टीम होता है और वो सब उस तरह सोचते हैं। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, जिस तरह आपने कम बैक किया इतने लो में जाके, वो शायद ही किसी लड़की के लिए पॉसिबल हो। अब बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हो मैम। सर आपको पता है मैं जहाँ से आती हूँ ना, जिस शहर से हूँ मैं, हमारे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 स्कूल हैं।
3 स्कूल में आप मान लें कि 50 लड़कियां होंगी टोटल या 80। हम 80 लड़कियों में से मेरे नोन में जो हैं हम सिर्फ 3 लड़कियां हैं जो वर्किंग हैं। वहाँ पे कोई वर्किंग नहीं है। वहाँ पे मुझे बस ये था कि ये मेरे ऊपर जो इतना शादी का प्रेशर आ रहा है, अगर मैंने गिव इन कर दिया तो मेरा करियर नहीं बनेगा। जिस लड़के की मैं बात बता रही हूँ, वो चाह रहे थे कि मैं वहाँ पर शादी कर लूँ। और जब मैं उनकी माता जी से मिली थी, हर किसी की मम्मी, हर लड़के की मम्मी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पर मुझे उस मोमेंट पे वो फीलिंग आ गया था कि शायद दिस वुमन वुड नॉट रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। ट्रू। अगर कोई आपसे ऐसे सवाल कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वो फ्यूचर में कभी इज्जत करने वाले हैं। और एग्री। मुझे ये बहुत चाहिए था कि ठीक है, मतलब कमाई भले 1900, इंसान 20 होना चाहिए। ठीक है, आप अड्डा में कैसे पहुंचे मैम, और कैसा एक्सपीरियंस हाँ, रहा, आप तो कैसे मैं आए थे, क्या हुआ ये सर वो मुझे लगता है तो आज सर मेरी 3rd एनिवर्सरी है। था? वाह, कांग्रेचुलेशंस सर तो ये मेरी 3rd, सर हाथ मिला लें सर। थैंक यू सर। तो आज मेरी 3rd एनिवर्सरी है अड्डा में। और तो 3 साल पहले की बात है। मैं कोविड से जब मैं वापस आई, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा कि चाहे जो हो जाए, आई विल फाइंड सम जॉब। तो मैं जहाँ पे काम कर रही थी, जहाँ पे मैं डाउट रूम फैकल्टी थी, मैंने उनसे बोला कि सर आपका ऑनलाइन तो ऑलरेडी चल ही रहा है, दूसरा एक मॉडल जिसमें मैं नहीं थी, मैं ऑफलाइन टीचर थी, तो कैन आई गेट अ चांस देयर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एक चांस दिया एंड आई डिड वेरी वेल देयर। वहाँ पर ये यूट्यूब वीडियोस और ये सारी चीज़ें का मेरे को थोड़ा एक्सपोजर मिला। फिर मुझे एक लार्जर पर्पस मिला लाइफ में कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उनका सिलेक्शन करवाना है, और मेरे जैसे कोई नहीं होना चाहिए दुनिया में जो कहीं पे भी डायरेक्शनलेस फील करे। जब मैं डायरेक्शनलेस थी तो आई नो व्हाट इट फील्स। इतना वॉलेटाइल किसी को कभी नहीं फील होना चाहिए। तो मुझे अब मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने उस टाइम पे सजेशन दिया था कि तुम यहाँ पे इतना अच्छा कर रही हो, यू शुड ऑल्सो अप्लाई टू अदर कंपनीज जो यहाँ पे दिल्ली वगैरह में हैं। तो मैंने अड्डा में अप्लाई किया था। मैंने अड्डा में अप्लाई, अभी देखिए अक्टूबर चल रहा है, मैंने आपको बताया अक्टूबर में मेरी 3rd एनिवर्सरी है। पर ओरिजिनली जो पहला मुझे ऑफर आया था वो जुलाई के महीने में आया था। जुलाई के महीने में मैं यहाँ पे आई थी, मैंने ऑफिस देखा और ये काफ़ी बड़ा ऑफिस लगा मुझे। और मुझे लगा कि पता नहीं यार, अभी तो 1 साल हुआ है, थोड़ा बहुत कम बैक किए, पता नहीं यहाँ पे सरवाइव भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं करते हैं, जहाँ है वहीं ठीक है। फिर उसके बाद अक्टूबर में मुझे एक और बार कॉल आया। जब मुझे दूसरी बार कॉल आया तो मेरे जो अब हस्बैंड है, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो एक चीज़ होती है, उसका नाम है डेस्टिनी। तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी से अगर दूसरे बार कॉल आ रहा है तो देन द डेस्टिनी इज वर्किंग, कि बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स। वो चाहे वो जिसको हायर कर सकते हैं। दे आर सच बिग कंपनी, दे आर सच जायंट पीपल। और अगर आपको दूसरी बार कॉल आया है तो वो आपके किसी अच्छे के लिए आया होगा। फिर यहाँ पे मैंने रेगुलेटरी बॉडीज़ में ज्वाइन किया था। और बहुत ही सर वो एक्सपीरियंस, मैं पहले 2 दिन सर अड्डा में जब मैं थी, तो पहले 2 दिन तो मैं सिर्फ ऐसे लोगों को देखते रहती थी कि यार बिकॉज एवरी डे नाइट यू आर ऑलवेज ऑन टोज, आप हमेशा काम कर रहे हैं। और मुझे ये कल्चर बड़ा अच्छा लगा कि मैं खुद से नई नई चीज़ें सीख रही थी। यहाँ पे तो सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि आप हमेशा इनोवेट करें, आप हमेशा सोचें कि ऐसा मैं क्या कर दूं जिससे बच्चों का और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, कि मैं एक स्टेप और आगे कैसे जा सकती हूँ, कि मैंने इस चैप्टर में ये इनोवेशन लेकर आई, बट इसी को मैं अगर नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी तो मैं ये सेम पीपीटी में तो पढ़ा ही नहीं सकती, सेम तरीके से मैं पढ़ा ही नहीं सकती। आपको कुछ बदलाव लेकर आना है ताकि बच्चा इंटरेस्टेड रहे। मैम, जो इसमें आपने बताया 2 बार आपने बोला, अब जो मेरे हस्बैंड है उनके बारे में थोड़ा बताइए। उनसे कब मिले और कैसे शादी हुई? सर तो जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे फैमिली फ्रेंड है। मैं उनसे जब पहली बार मिली थी तब ऐसा लोग बताते हैं कि हम 1.5 साल के थे। अच्छा।
हाँ हाँ। ओके। तब मुझे मेरे मदर इन लॉ बता रहे थे लास्ट हम्म। दिवाली में कि तुम 1.5-2 साल की थी और वो भी वैसे ही कुछ। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं हम्म। उनकी पोस्ट, वो सर बिहार से हैं और उन्होंने भी जेएनयू से जब पढ़ाई करी थी तो उनकी फैमिली अगेंस्ट थी उस पढ़ाई के, और उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई करी और अच्छी पढ़ाई करी और वो हिंदी साहित्य पोएट हैं वो, अलोंग विद बीइंग अ प्रोफेसर। तो वो जो उनकी पहली पोस्टिंग थी वो हमारे होम टाउन में थी। अच्छा। तो उनके पापा और मेरे पापा की साइकिल चलाते हुए पिक्चर्स हैं, वो इतने अच्छे अच्छा। दोस्त हैं। ओके। तो वो हमारे घर आते रहते थे हम्म। और कहते थे कि ये मेरी बहू बनेगी, ये अच्छा। मेरी बहू बनेगी, वो ओके। ये बहुत कहते थे। हाँ आई डोंट थिंक माई फादर एवर अप्रूव्ड ऑफ इट, बट वो हाँ। ये कहते रहते थे हमेशा। हम्म। फिर उसके बाद हमारी, क्योंकि हम फैमिली फ्रेंड्स थे तो हमारी बात होते रहती थी। पर उनका मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में कि मैं जो भी काम करती हूँ उस काम में वो मेरा पूरा समर्थन करते हैं। मुझे आज तक की ये टेंशन नहीं हुई है कि मुझे घर जाकर क्या बनाना है या कुछ खाना बनाना है या मेरे ऊपर कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाइल आई एम इन दी ऑफिस। वो इनफैक्ट मुझे अगर कुछ ऐसा काम होता है तो वो मुझे फ़ोन में कहते हैं कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, तुम क्लास प्रिपेयर करो, तुम ये सब बाद में सोचना। उन्होंने काफ़ी वही है सर। तो आपके लिए सब्जी खरीद के लिए आते हैं बाहर से? हाँ सर, वो लेके आते हैं सब्जी मेरे लिए बाहर से। और खाना भी बना देते हैं? नहीं सर, खाना नहीं बना देते हैं पर ऐसे आप कभी सिखा कभी दीजिए उनको। नहीं सर, कभी कभी मैगी वैगी बना देते हैं। ठीक है। सो मैम, टीचिंग फील्ड में और स्पेशली ऑनलाइन टीचिंग फील्ड में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। बाहर से ऐसा अच्छा लगता है कि इतने बड़े टीचर हैं, इतना नाम है, इनकी लाइफ तो बहुत इजी होगी, बट उसमें भी एक जर्नी है, लर्निंग्स है, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। आपकी जर्नी में जब पूरा आप ऑनलाइन का कैरियर बिल्ड कर रहे थे और अड्डा 24/7 में, किस तरह के चैलेंजेस आए, कैसे ओवरकम किया? सर मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि ऑफलाइन में क्या होता है सर कि आप बच्चों को देखते हो तो आप उनके रिएक्शन से समझ जाते हो। आपको क्लास में ये भी आइडिया होता है कि क्लास में ये 4 बच्चे जो हैं ये पीछे हैं पूरे कोर्स में, या इनको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं आता है जो इस टॉपिक में रेलेवेंट है। मेरे लिए ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज था टू ओवरकम दैट, कि पहला तो ये समझना कि बच्चा क्या रिएक्शन क्या दे रहा है, दूसरा ये ऐसा पढ़ाना जो हर किसी को समझ में आए, और उससे थर्ड तो इसका जो सॉल्यूशन मैंने निकाला था वो ये था कि हर क्लास के पहले मैं बैठ के 15 मिनट सोचती हूँ कि अगर मेरी क्लास में आज कोई नया बच्चा है तो उसको कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो मुझे अभी भी बताने पड़ेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कोई ऐसी ट्रिक है जो मुझे बतानी पड़ेगी। जैसे एक मुझे लगता है आफ्टर दिस यूट्यूब एंड एवरीथिंग हमें रिटेंशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट के साथ आ चुका है कि वो रिटेन नहीं कर पाते हैं जो पढ़ते हैं। तो ये ऐसे पढ़ाना कि जो क्लास के बाद भी उन्हें याद रहे, मॉक देने तक याद रहे, वो बहुत ट्रिकी, बहुत चैलेंजिंग है। तो मैं बहुत ट्रिक्स वगैरह यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने ये कुछ दिन पहले क्लास ली थी अभी यहाँ पर, तो उसमें मैंने बोला था कि अभी नवमी दशमी है तो हम घी की मिठाइयाँ खाएंगे। तो ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी मिलती है मिठाई खाकर इस तरीके से। तो ये मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजिंग था। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कॉन्फिडेंस, एक अगर ऑनलाइन कोई टीचर है तो वो उसको कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थोड़ा बहुत इसलिए हो गया था क्योंकि बचपन में माय मदर पुश्ड मी टू एवरीथिंग। कोई भी कंपटीशन हो सर, डिबेट कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, एक्सटेम्पोर हो, कुछ भी हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, मेरी मम्मी ने मुझे हर स्टेज पे डाला है कि तुम जाओ, तुम बोलो। वो प्रिपेयर करवाती थी, ड्रेस व्रेस तैयार करती थी, सब करती थी कि तुम जाओ और तुम बोलो। मुझे लगता है कि उसके कारण मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया मेरी लाइफ में। स्टेज फियर मुझे एटलीस्ट नहीं है। मैम, आज आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, आपको अपना आइडियल भी मानते हैं और आपसे सीखते हैं, इनफैक्ट बहुत प्यार करते हैं आपसे, रेस्पेक्ट करते हैं, आपको ऑनलाइन फॉलो करते हैं।
हाउ डू यू सी दिस? आपके लिए इसका क्या मतलब होता है? सर जब इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, पढ़ते हैं मुझसे, तो मैं अपनी हर क्लास में मैं सोचती हूँ कि ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है मेरे लिए, कि मुझे इतने सारे बच्चे देख सकते हैं, इतने सारे बच्चे मुझे सुन सकते हैं और मेरे थ्रू जाकर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि आई विल बी 100% ऑनेस्ट विथ माई जॉब, कि दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, और मुझे इसके साथ सब 100% ऑनेस्ट रहना है। चाहे वो कोई एग्जामिनेशन का पैटर्न हो, कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना है, उसके अलावा जो गाइडेंस देना है कि मॉक किस तरीके से लिखो या किसी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करो, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वो मेरा अब मोटो है। अगले 5 साल के लिए मैंने सोच लिया है कि मुझे मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन दिलवाना है बस। आई हैव टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट की दुनिया में ऐसा कोई बच्चा ना हो जो मेरी तरह एक पॉइंट पे अनएम्प्लॉयड होने के कारण बहुत ही बुरा फील करे। अगर कोई बच्चा एक बार भी मेरा वीडियो देखे, कहीं पे मुझे देखे, तो उसके अंदर पहला तो होप आनी चाहिए कि हाँ मैं एम्प्लॉयड हो सकता हूँ। दूसरा, उसको राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए कि वो इस जगह से अड्डा 24/7 इस प्लेटफॉर्म से वो अपने आप को एक एम्प्लॉयड पर्सन में टर्न कर सकता है। किसी भी एग्जामिनेशन के पहले जब हम बात करते हैं लास्ट मिनट टिप्स और इस तरीके की चीज़ों में गूगल मीट में, तो मैं हमेशा स्टूडेंट से, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें सरकारी नौकरी और इस तरीके से, मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम सिर्फ ये सोचो कि कल जो तुम्हारा एग्जाम है वो एग्जाम तुम्हें अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बना सकता है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो तुम्हें लाइफ टाइम बेनिफिट्स देगी, दैट इज सेकेंडरी। पहले तो आप अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड बनोगे, ये इसलिए तुम अपना बेस्ट दो। अब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं मैम, तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम से सोच रहा था, इस बारे में बात करना चाह रहा था मैं। ये जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं ना, ये बच्चे तो एक्चुअली जंग कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, एंड वेरी टफ फाइट। होता क्या है कि ये बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उसके बीच बीच बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम से तो सिलेक्शन होता नहीं है, तो जनरली बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। इन फॉर्म्स के लिए पैसे जुगाड़ना, कभी फ्रेंड से मांगते हैं, कभी रिलेटिव से मांगते हैं, कभी पेरेंट्स के पास जाते हैं। इट्स वेरी वेरी टफ। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड करना पड़ता है, अपनी पूरा इमेज की केयर किए बिना कि मेरी क्या इमेज है, मैं क्या हूँ क्या नहीं, सबको साइड में हटा के पैसे का जुगाड़ करना। फॉर्म भर दिया, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्ज़ाम देने की फ़ाइट है। एग्ज़ाम उनके होम लोकेशन में जनरली होते नहीं है, कहीं और दूसरी जगह होते हैं। तो किसी तरह बस से, ट्रेन से, कभी जनरल डब्बे में, कभी बस की छत पे बैठ के किसी तरह एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं। कई बार एक दिन पहले पहुंचते हैं, रात को प्लेटफॉर्म पे ही सोते हैं, बस अड्डे पे सोते मिलेंगे बच्चे आपको। और पूरी मेहनत से एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद भी कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, कभी कुछ और हो गया। तो आप सोचो कि जिस बच्चे ने इतना सेक्रीफाइसेस किया, इतनी मेहनत की, अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट सब साइड करके इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दे के आया, और अचानक से सब गायब, क्योंकि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो हमारा सिस्टम कई बार हमारे बच्चों को फेल करता है, डिस्करेज कर देता है, डिमोटिवेट कर देता है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपका जो पेन है वो बहुत रियल है, आपका जो स्ट्रगल है वो रियल स्ट्रगल है, आसान नहीं है वो जो ये बच्चे कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है। बहुत करेज चाहिए होता है करने के लिए कि आप एक के बाद एक एग्ज़ाम देते हो, इतनी फेलियर्स देखते हो, उस बीच ये सब चीज़ें भी हो रही होती हैं, और कई बार सालों लग जाते हैं बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करने में। सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को, अगर वो किसी इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अगर एग्ज़ामिनेशन
साइकिल में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बैंकिंग, मुझे लगता है टचवुड ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स जनरली नहीं आती हैं कि कहीं पे कोई कोर्ट केस हो गया या कहीं कोई स्टे लग गया या बैन लग गया किसी चीज़ पर। तो बैंकिंग एक बहुत अच्छा उस हिसाब से वर्टिकल है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि अपने आप का करेज आपको नहीं खोना चाहिए, आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आपको वो जज्बा नहीं खोना चाहिए। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आई अंडरस्टैंड, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने दूर दूर से जा रहे हैं। एक बार की बात है सर, मुझे एक बच्ची ने बताया था कि वो एक एग्ज़ाम सेंटर जब देने के लिए गई थी एग्ज़ाम, इतने दूर था और उसका भाई उसको बाइक पे लेकर जा रहा था। जब वो उस एग्ज़ाम सेंटर पहुंची, उसके नाक से सर खून निकलने लग गया धूप में। मुझे इतना बुरा लगा था कि, और बड़ा हर्ट होता है ये सोच के कि हम इस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन एक हद तक के नहीं निकाल पाते हैं। पर डेफिनेटली हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए ताकि ये एग्ज़ाम्स बेहतर तरीके से हो सकें। ताकि जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में स्पेशली सिस्टम को लेके बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा था, माउस नहीं चल रहा था या वो कीपैड नहीं चल रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर ये वाली हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या सिस्टम से ये एक बार हमने कम्युनिकेट कर दिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम करते रहते हैं, हम कोशिश ज़रूर करते रहते हैं, तो हम डेफिनेटली कुछ और अच्छा कर पाएंगे। मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं इस बारे में। न जाने कितने शौक रह जाते हैं, न जाने कितनी ख्वाहिशें मर जाती हैं, न जाने कितने शौक रह जाते हैं, न जाने कितनी ख्वाहिशें मर जाती हैं। इस शहर से उस शहर फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम देने में, इस शहर से उस शहर फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम देने में एस्पायरेंट्स की उम्र गुजर जाती है। न जाने कितनी ख्वाहिशें मर जाती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे बच्चे हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो पेशेंस है बच्चों में और जो जज्बा है कि हमें सिलेक्शन लेना ही है, हमें जीतना है लाइफ में, काबिल तारीफ़ है, वाकई सर। वाकई काबिल तारीफ़ है। तो मैम, ये जो बच्चे आपको इतना प्यार करते हैं, इतना रेस्पेक्ट करते हैं, इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली लड़कियों को जिनका कैरियर कई बार इसी तरह के प्रेशर में, जिस तरह का प्रेशर आपने फेस किया है, और कैरियर के बीच अटक जाता है? सर मैं एक तो ओवरऑल सबसे कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा तरीका है लाइफ में, मेहनत करो, एक अच्छी नौकरी पालो और सेटल हो जाओ। पर ये सेम फार्मूला लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स नहीं काम करता। लड़कियों को मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और पेशेंस, थोड़ा और करेज दिखाना पड़ेगा। आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि मैं शादी करूं उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं एक एम्प्लॉयड पर्सन बन जाऊं, मैं अपनी खुद का ख्याल रख सकूं, इतनी मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। और किसी भी लड़की को कभी भी दबाव में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शादी, कई बार यहाँ पर हमसे बहुत सारी बच्चियाँ मिलती हैं जिनकी शादी में अल्टीमेटली थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई और फिर उन्होंने फिर से शुरुआत करी इस तरीके से एग्जामिनेशन तैयार करके आगे जाने की अपने आप के लिए। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में कुछ अपना नाम कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक एम्प्लॉयड पर्सन बना लें। अल्टीमेटली आप कंट्रीब्यूट ही करोगे, आप अपनी हस्बैंड की फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करोगे, आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए कंट्रीब्यूट करोगे। पर ये कंट्रीब्यूशन जब आप करोगे तो आप खुद सेल्फ रिस्पेक्ट एक देखोगे अपने अंदर कि लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट भी होगा और सब लोग भी रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ। और मैं सभी पेरेंट्स को और सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगा कि शादी कोई सॉल्यूशन नहीं है। यस। शादी कोई एंडिंग नहीं है कि उसके बाद सब खत्म हो जाता है। वो तो एक नई जर्नी की शुरुआत है,
और अगर आपने शादी से पहले अपना कैरियर बना लिया है या कैरियर में आप सेटल्ड हो, तो आप नई जर्नी के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो। उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसमें बहुत फेजेस आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर्सनल फ्रंट पे होंगी, फाइनेंशियल फ्रंट पे होंगी, फैमिली फ्रंट पे होंगी। तो अगर आप अपना पहले से कैरियर सेट करके चले हो, बना के चले हो, आप प्रॉपर आप अच्छी किसी जॉब में हो, तो यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। आप फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, सपोर्ट कर पाओगे, पूरा समाज आपको सपोर्ट करेगा, और अपने बच्चों के लिए, जो आपके होने वाले बच्चे हैं, उनके लिए यू विल बी एबल टू बिकम ए बेटर मदर। बिल्कुल मैम आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे मैम आपसे, सर, बिल्कुल क्विक है ना, रैपिड फायर। हाँ। आपकी फेवरेट डिश क्या है? काजू कतली। सॉरी, काजू कतली बोल काजू दिया कतली। मैंने। अच्छा, ओके। तो पाव भाजी, डिश तो पाव भाजी हो सकती है। ठीक है, dish दोनों ठीक है। हाँ। स्वीट्स में काजू कतली और वैसे पाव भाजी। हाँ आपको गोलगप्पे पसंद नहीं है? सर, कम खाती हूँ मैं गोलगप्पे। यानी लड़कियों को गोलगप्पे काफी पसंद हाँ होते हैं। सर, वो मुझे थोड़ा वो हो जाता है, खाने के बाद प्रॉब्लम हो Okay. जाता है। ओके, ठीक है। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? जब भी मैं, क्यों? सर पता नहीं, थोड़ी रिलेटेबल लगती है, काफी टॉकेटिव है वो, काफी ओपन माइंडेड है। और टीचर फिर नहीं होते तो क्या होते? मैं टीचर नहीं होती तो मैं सर फिर भी मैं अड्डा में ही होती, बस टीचिंग पोजीशन पे नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। यू आर मेड फॉर अड्डा। आई एम मेड फॉर अड्डा, इट इज माय डेस्टिनी। मैं सबसे अच्छा किसी स्टूडेंट का कमेंट आपको क्या मिला है? सबसे अच्छा कमेंट मुझे एक बच्ची अभी मिली थी, उसकी हर मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर, और उसकी जब मम्मी पास अवे, व्हेन शी पास्ड अवे, उसके बाद उस बच्ची ने मुझसे बात करी थी। तो मैंने उस बच्ची से फ़ोन में कहा था कि देखो, जब वो जा रही थी तब उन्हें ये बात पता थी कि तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो। अब अगर तुमने इस साल एग्जामिनेशन निकाल लिया तो तुम कहीं ना कहीं यू आर पेइंग ट्रिब्यूट एंड रिस्पेक्ट टू योर मदर। और फाइनली उस बच्ची का निकल गया, वो कैलकाटा में है, आरआरबी पीओ है बच्ची। तो फिर उस बच्ची ने मुझे कॉल किया, और उस बच्ची ने सर, उसकी व्हेन हर मदर पास्ड अवे, उसके कुछ महीनों बाद ही उसका पीओ का प्री का पेपर था, और फिर उसका मेंस का पेपर था जो उसने निकाला है। बहुत स्ट्रांग रही होगी सर, strong. एक्सट्रीमली स्ट्रांग। और उस बच्ची से मैं पर्सनली इतना कनेक्टेड फील करती हूँ। तो उसने, जब उसका सिलेक्शन हुआ, तो उसने मुझे एक लाइन बोली थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उसने मुझसे कहा था कि मम्मी, जब मेरी मम्मी व्हेन शी वाज ऑन डेथ बेड, उस टाइम पे उन्हें ये बात आइडिया थी कि एक किंजल मैडम हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, और तो बिफोर शी वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर द लास्ट टाइम, उनको ये पता था कि एक किंजल मैम है। तो उन्होंने अपनी बच्ची से ऐसे ही बोला कि तुमने एक हफ्ते से पढ़ाई नहीं करी है, तुम मेरे ही पीछे थी, तुम मैडम से बात कर लेना। और उसके बाद द मदर पास्ड अवे। मेरे से रिलेटेड कॉन्वर्जेशन हुआ, फिर वो हॉस्पिटल गई, और फिर ऐसा फ़ोन आया। बाद में उस बच्ची ने बोला कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कहा जाता है वो बड़ा सा एक मैसेज है, बड़ा सुंदर मैसेज है, कि ह्यूमंस अपने लास्ट 1 घंटे में उन्हें समझ आ जाता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो लास्ट 1 घंटे में मेरी मम्मी को पता चल चुका था, और आपको उन्होंने चूज़ किया एज अ ब्लेसिंग, और इसलिए उन्होंने मुझे ये बात रिमाइंड करवाई कि तुम एक बार मैडम से बात कर लेना। मैम मेरा अगला सवाल, लास्ट टाइम कब रोए थे आप और क्यों? सर, मैं बहुत ही ऐसी इंसान हूँ, मैं बहुत बात पे रो देती हूँ। आप लिटरली विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं कसम से सर अभी 2-3 घंटे पहले ही रोई हूँ यहीं पे ऑफिस में बैठ के। और उसमें कोई ऑफिस का रीजन नहीं है, वो ऐसे छोटा बहुत भी अगर थोड़ा बहुत लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो मैं आई स्टार्ट क्राइंग। इट इज कम्स वेरी नेचुरली टू मी एंड आई एम सो अशेम्ड। मुझे बहुत ही बुरा लगता है ये चीज़ कि यार मुझे कभी भी रोना आ जाता है। मैं अभी सर कितना कंट्रोल करके बैठी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे रोना नहीं है। जब मैं पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि मेरे हार्ट में कुछ ऐसा होल है दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड। क्या बात कर रहे हो? तो वो मेरा होल सर अभी भी ट्रीटेड नहीं है। और तो मेरी दादी से मैं एक्सट्रीमली क्लोज थी। माय ग्रैंड मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर। वो मुझे लगता है कि
उससे ज़्यादा बड़ा लॉस मैंने लाइफ में कभी झेला नहीं है। मतलब लॉस ऑफ अ पर्सन जो होता है और जिसके बारे में हम इतनी कहानियां सुनते हैं, वो मैंने तब देखा। तो वो गुजराती में बड़ा मुझसे कहती थी, मेरी बाकी आनु हृदय बहु नरम छे, डॉक्टरे कीधु तू के हृदय बहु नरम छे, मतलब इसका दिल बड़ा कमजोर है, डॉक्टर ऐसा बोला था। तो और मुझे मेरे पेरेंट्स इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने, सर आप मानेंगे नहीं, मुझे सर 2020 में पता चला कि आई वॉज बोर्न विद अ होल इन माई हार्ट। बट इट इज क्योर, इट इज नॉट दैट कि बहुत ही ऐसा सीरियस है। डॉक्टर ने उस टाइम पे, इतने सालों पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको मत क्योर करवाओ, इसमें कुछ मत करो, ये विद टाइम खुद ही फिल हो जाएगा, खुद ही सही हो जाएगा। बट मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ ऐसा है। ठीक है, चलो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई। और कोई ऐसी चीज अपने बारे में, फैमिली के बारे में जो कोई नहीं जानता शायद? तो सर मेरी फैमिली के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ। तो आई एम द एल्डेस्ट गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो मैं पैदा हुई थी कच्छ में, तब मेरे पापा थे मध्य प्रदेश विच इज नाउ छत्तीसगढ़, और मेरे पापा हैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर, आपको पता है। तो जैसी मैं हूँ वैसे मेरे पिताजी हैं, वो देसी आदमी हैं, वो ज्यादा 2-3-5 कर नहीं सकते। अब उन्होंने मेरी पैदा होने के एक दिन पहले 28 दिसंबर को मेरी मम्मी को फोन किया कच्छ पे, और मेरी नाना जी के यहाँ थी तब मेरी मम्मी, और उनको कहा कि मैं गया था एक साइट विजिट पे और मेरे पास 30,000 रुपीज़ थे। ये 30,000 रुपीज़ मुझे किसी को देने थे, किसी कंस्ट्रक्शन वाले को, ताकि वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो। और अब वो जो 30,000 है मेरे चोरी हो गए हैं। मेरी मम्मी ने उनसे पूछा चोरी कैसे हुए, कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, और 30,000 सर आज से 30 साल पहले बहुत बड़ी रकम थी। तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पर एक लेबर था, उसका वहाँ पे हट है छोटा सा, तो मैं साहब को दिखाने जा रहा था आगे साइड, तो मैंने सोचा वो पैसे ले लेके कहाँ घूमूं, तो मैंने उसको दे दिया बैग। और जब मैं वापस आया तो वो हट पे तो ताला लगा के जा चुका था। तो 28 तारीख को मेरे पिताजी बहुत रोए थे, जिस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे भी है बाय द वे, 28 दिसंबर। और फिर 29 को जब मैं पैदा हुई जिस दिन, तो मेरे पापा को तब वो टेलीफोन का जमाना था, 2 कॉल आए थे बैक टू बैक। पहला रिंग बजा और उसमें उनको बोला कि बधाई हो, आपको बेटी हुई है और हेल्दी बच्चा है, हेल्दी माँ है। और उन्होंने फ़ोन रखा और तुरंत दूसरा कॉल आया कि वो इंजीनियर साहब का जो आए थे पापा का इंस्पेक्शन करने के लिए, कि PWD में एक आदमी आया था गांव का, वो जो हट में आदमी था, और उसने आके ये 30,000 रुपए वो दे के गया है कि कल एक ठेकेदार साहब आए थे और वो छोड़ के चले गए थे। तो मैं अपने पापा से हमेशा कहती थी, जब भी वो मुझसे कहते थे ना कि अरे तुम खर्चा हो, तुम्हारे पीछे मैंने पैसा डाला है एजुकेशन में, फिर शादी में डालूंगा, तो मैं उनसे हमेशा कहती थी कि देखो मैं लक्ष्मी भी हूँ, आपके 30,000 रुपए मैंने बचाए थे जिस दिन मैं पैदा हुई थी। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन, लाइफ का कोई ऐसा फेज रहा जिसमें आपको 2 चीजों के बीच से चूज करना पड़ा? सर तो मतलब ये 2 चीज वो अभी अभी हुआ था, और वो क्या था कि तो आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है, पर मुझे मेरे मम्मी पापा को मनाने में कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, इसमें मुझे कुछ 2 साल लग गए। अच्छा। हाँ सर, और वो लड़का, वो सर मैं मेरे हस्बैंड से बात करती थी 2012-13 से। हमारी जब शादी हुई तब 2024 चल रहा था, 24-25, और तो हमने इतने साल डेट करने के बाद एक तो शादी करी। तो स्टार्टिंग में जब मैं उससे कहती थी, जब हम कॉलेज में थे, तो मैं उससे कॉलेज खत्म हुआ, मैं उससे कहने लगे मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, तो मुझसे कहता था कि आई एम नॉट सेटल्ड येट, आई कैन नॉट गेट मैरिड टू यू। ऐसे बिल्कुल मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ अभी, और मैं आई कैन डू इट बट इवेंचुअली, अभी नहीं। फिर बाद में जब ये मेरी लाइफ में वो चेंज आया कोविड के अराउंड, जब मैंने डिसाइड किया कि अब तो दुनिया एक तरफ है और मेरा करियर एक तरफ है, तब ये मैं सारे लड़के लड़कियों को भी सजेशन देती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी से शादी करना चाहते हो, आप दोनों मिलके सोचो कि मुझे बहुत अच्छा करियर बनाना है। अल्टीमेटली सर मेरा करियर भी बहुत अच्छा बन गया, उसका करियर भी बहुत अच्छा हो गया। अब फिर उसके बाद मेरी फैमिली मुझे लगता है कि मान गई। थैंक यू मैम, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी दिन भर क्लासेस थी और शाम को आपने टाइम दिया हमसे बात करने के लिए।